हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर मौजूद हूँ। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्मी लव बर्ड्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठ बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक्ष के बालों का भी ख्याल नहीं है। इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार शोभा देता है क्या? कविता अपने ससुराल की समाचार अपने माँ को बता रही थी। तभी सास अलका उदास मन से रसोई में जाती है, क्योंकि वो बहू की कड़वी बातें सुन लेती है। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय एक कप पहले बनाकर बहू के कमरे में लेकर जाती है और दूसरा कप अपने पति सोमनाथ के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती है और अपना मुंह मोड़ लेती है। सास ने फिर एक बार उसकी तरफ देखा, क्योंकि ससुर रिटायर होने के बाद उनका ये रोज़ का ही ड्रामा बन गया था। वह अब किसी की परवाह किए बिना रोज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नए नए कपड़े पहना कर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए काम में बिता दी थी, इसलिए अब बची कुची ज़िंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। आनंद निवास बंगला जैसा 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। अलका जी ने घर के सामने बड़े प्यार से एक गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे भी लगाए थे। उनके उपगाए चंपा, मोगरा, गुलाब, दर्जनों के फूलों की खुशबू उनके गार्डन में हमेशा महकता रहता था। अलग अलग तरह की कुछ सब्जियां भी लगाई थी, जिससे कि उसे रसोई के लिए सब्जियां खरीदना नहीं पड़ता था बाहर से। पुदीना, धनिया, मेथी, ये सब। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में सोमनाथ जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहाँ बना सकें, इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। अलका जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था। अब वह झूला वहीं एक दूसरे के साथ बैठकर समय बिताते हैं। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों को, बाकी ऐशो आरामों का भी इंतज़ाम कर रखा था। फिर भी बहू को उन दोनों का झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता रहता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादातर समय अपने पति के साथ जो बिताती थी। अपनी सास और ससुर को टोंट मारने का कविता एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपने दिमाग को उनके जगह से हटाने के लिए लगाती थी और एक बार उसने ऐसा करने का ठान लिया और एक षड्यंत्र रचा। अजय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक और बड़ी कार लेनी चाहिए? कविता ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक ही कार के लिए जगह है, अजय ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है कि जगह नहीं है? वहाँ गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लव बर्ड्स डेरा जमाए बैठे हैं। अजय ने कविता को फटकारते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? अजय ने फटकारते हुए अपने पति को कह तो दिया, लेकिन मन ही मन उसने भी विचार बना लिया कि कल पिता से बात किया जाए इस बारे में। अगले दिन अजय पिता के पास गया और उसने बोला, पिताजी,
मेरा और आपकी बहू का एक और गाड़ी लेने का मन कर रहा है। पर बेटा, हमारे पास एक गाड़ी तो पहले से है ना। दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? पिताजी, इस गार्डन में एक नया गैरेज बना लिया जाए। कविता को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है और माँ भी भला कितने दिन तक गार्डन का ख्याल रखेंगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि सभी पेड़ पौधे को तोड़कर यहाँ एक गैरेज बना लिया जाए। दूर खड़ी अलका का यह सुनकर जैसे दिल बैठ गया। सोमनाथ जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार नहीं करते हैं। दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना चार लोगों के बारे में सोचे। अब कविता का घर में है, छोटे चार बच्चे हैं और आने जाने वाले लोगों भी देखते रहते हैं। आपको कैसे देखते हैं? अजय थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। अंदर से कविता की भी गड़बड़ चालू थी। सोमनाथ कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन अलका और सोमनाथ जी के गले से एक निवाला उतरना ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों जागते रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से सोमनाथ जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सोमनाथ जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगे, लेकिन अलका जी आज इतनी नाराज़ थी कि किसी भी पेड़ को पानी डालने आज नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजर रहा था, लेकिन शाम को अजय की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब उसने घर के आगे घर भाड़े देना है, घर का बॉर्डर पढ़ा था। अजय ने सोमनाथ जी से कहा, पापा, माना ही हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम इसे भाड़े पे दे दें। बेटे, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाली शर्मा जी रिटायर हो रही हैं और वही अब इस घर में रहने के लिए भाड़े पे आएंगी। लेकिन वह कहाँ रहेंगी? अजय ने अपने शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, सोमनाथ जी ने कड़क आवाज़ में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ी आवाज़ में अजय ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद एक घर खड़ा कर सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीने हैं। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी से बोलो, वहाँ तुम्हारी उम्र के लोगों के साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी, हम भी सुखी। सोमनाथ जी ने कुछ साफ साफ बताया। अजय ने अपने पिताजी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, पापा, लगता है आप तो नाराज़ हो गए हैं। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था। सोमनाथ कहता है, नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हमें बड़े, तुम बच्चे को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमेशा साथ देखने में क्या प्रॉब्लम होती है? या घर या गार्डन में बड़े बड़े पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ासकर तुम्हारे लिए जी जान सेवा में लगा दी, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी। इसलिए इन सब बातों का तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है, और इन सब चीज़ों को मैं तुम्हारी माँ से छीन नहीं सकता। दोस्तों, जाने अनजाने हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिएं। ऐसा करने वाले के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्हें हमारे लिए कितना त्याग किया है, और जब हम उनके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, तब उनका साथ देने के बजाय
हम उनके विरोध बन जाते हैं। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।